अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन बायोस्टैटिस्टिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाइपोथेसिस टेस्टिंग को समझने से पहले हमें ये पता हो कि हाइपोथेसिस क्या है, उसके बाद हम उसको टेस्ट करेंगे। ओके, सो हाइपोथेसिस एक अजम्पशन और स्टेटमेंट है किसी भी पॉपुलेशन के पैरामीटर के लिए। ठीक है, पॉपुलेशन के पैरामीटर के लिए आपने कोई अजम्पशन दे दी, कोई स्टेटमेंट दे दी, उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। अब आते हैं हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब जो आपने अजम्पशन और स्टेटमेंट दी है किसी पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए, अब मौका है उसको टेस्ट करने का। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है, इसमें हम डिसाइड करते हैं कि वेदर द सैम्पल एविडेंस सपोर्ट और रिजेक्ट द अजम्पशन। जो सैम्पल के एविडेंस हैं आपके पास, क्या वो आपकी अजम्पशन, आपकी स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर रिजेक्ट कर रहे हैं उसको। तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। यानी पहले तो आपने कोई स्टेटमेंट दे दी, कोई अजम्पशन दे दी किसी भी चीज़ के लिए। यहाँ पर है पॉपुलेशन के पैरामीटर के लिए आपने कोई अजम्पशन दे दी है कि ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं इनका ब्लड प्रेशर, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 ही होगा। ठीक है, अब बात आती है टेस्टिंग की, रिसर्च की। तो क्या आपने क्या किया, आपने सारे स्टूडेंट्स का ब्लड प्रेशर चेक किया। तो जब आपने सारे स्टूडेंट्स का ब्लड प्रेशर चेक किया, तो उसके बाद जो आपके एविडेंस थे, क्या वो आपकी अजम्पशन को सपोर्ट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। क्या सबका एवरेज जो ब्लड प्रेशर था वो 120 था, या फिर किसका ज़्यादा था या फिर किसी का कम था। तो अगर जो एविडेंस है वो आपको, आपकी अजम्पशन को सपोर्ट कर रही है, तो इट मीन्स आपकी बात सच्ची है, यानी आपकी बात ठीक है, उसको हमने मान लिया। लेकिन अगर आपके पास इतने एविडेंस नहीं है, तो आप उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही नहीं बोलते। सो यहाँ पर इसका एग्जांपल है, डज अ न्यू ड्रग रिड्यूस ब्लड प्रेशर कंपेयर टू द स्टैंडर्ड ड्रग। अब जो न्यू ड्रग है, क्या वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा रिड्यूस कर रही है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड ड्रग। तो इसको हम आगे लेके चलेंगे कि किस तरह से हम इसको टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस में। सो पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो हमारे पास टू टाइप्स होते हैं, एक है नल हाइपोथेसिस एंड सेकंड वन इज़ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में हम ये अज्यूम करते हैं कि देयर इज़ नो इफेक्ट और नो डिफरेंस। यानी जो भी कोई चीज़ आप कह रहे हैं, तो हम स्टेटमेंट देंगे कि कोई इफेक्ट नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे पहले था वैसे ही अभी है। सो इट रिप्रेजेंट द स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू सिंपली, अदर वर्ड्स में हम नल हाइपोथेसिस को बोलते हैं। तो जो नल हाइपोथेसिस यानी स्टेटस क्यू है, वो क्या है, ये बिलीफ है दैट नथिंग इज चेंज्ड। आपने भले ही कोई न्यू ड्रग ली है, भले ही कोई न्यू एक्टिविटी एक्सरसाइज की है, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा, ना ही कोई डिफरेंस आ रहा है। तो इस स्टेटमेंट, इस अजम्पशन को हम नल हाइपोथेसिस बोलते हैं, जिसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि देयर इज़ नो इफेक्ट और नो डिफरेंस। एग्जाम्पल देखें, अ नर्स वांट टू चेक इफ़ अ न्यू एक्सरसाइज प्रोग्राम रिड्यूस पेशेंट वेट। तो एक्सरसाइज प्रोग्राम जो है वो तो हो गया है। तो अब नर्स जो है ना, वो चेक कर रही है कि क्या ये न्यू एक्सरसाइज प्रोग्राम जो है मैंने कराया है, इसकी वजह से पेशेंट का वेट रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आइदर या तो वेट रिड्यूस होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे कि वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, वेट तो पहले जैसा ही है। इस एक्टिविटी का, इस एक्सरसाइज का कोई बेनिफिट ही नहीं है। ठीक है, जैसे पहले थी कंडीशन, जैसे पहले वेट था अब भी वैसे ही है। तो नल हाइपोथेसिस में हम ये ही अज्यूम करते हैं कि देयर इज़ नो इफेक्ट और नो डिफरेंस एनीथिंग। और जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं, आइदर वो ड्रग हो, वो एक्टिविटी हो, वो ब्लड प्रेशर हो, मीन हो, एवरेज हो, जो भी हो। ओके, तो नल हाइपोथेसिस में हम इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। सेकंड है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको हम H1 या फिर HA से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है ना, जो पहले हमने हाइपोथेसिस दी थी नल हाइपोथेसिस, अब वो जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो क्या करेगी, वो एविडेंस को कलेक्ट करके जो नल हाइपोथेसिस है उसको प्रूव करेगी। अगर जो एविडेंस है वो उसको सपोर्ट करेंगे, तो हम उसको, जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमारे पास जो एविडेंस है वो हमारी नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करते, तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो इस तरह से अज्यूम करती है कि देयर इज़ एन इफेक्ट और डिफरेंस।
ठीक है, ये बताती है कि कुछ ना कुछ तो इफेक्ट या फिर डिफरेंस ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है ना वो इस तरह से अज्यूम करती है कि देयर इज समथिंग इफेक्ट और अ डिफरेंस। सो इट इज़ व्हाट द रिसर्चर वांट टू प्रूव। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जो रिसर्चर होते हैं ना वो प्रूव करते हैं नल हाइपोथेसिस को मोस्टली। सिंपली अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो नल हाइपोथेसिस पहले मैंने दी कि जो एक्सरसाइज है उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा पेशेंट के वेट के ऊपर, तो ये तो मैंने नल हाइपोथेसिस दे दी ना। इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, बस एम ही बोल दिया है कि इसका कोई जो है ना एक्सरसाइज का बेनिफिट नहीं हो रहा पेशेंट के वेट के रिड्यूस करने में। तो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दूसरी करते हैं जिसमें हम रिसर्च करते हैं कि आइदर सच में इस एक्सरसाइज का कोई काम नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसका एग्जांपल क्या है, द एक्सरसाइज प्रोग्राम डज रिड्यूस पेशेंट वेट। तो जो एक्सरसाइज प्रोग्राम है ना वो सच में पेशेंट का वेट रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि जो हमारे पास एविडेंस है वो हमारी जो स्टेटमेंट है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं और जो दूसरी स्टेटमेंट है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी वो इतने एविडेंस नहीं है जो नल हाइपोथेसिस है उसको सपोर्ट करें। ओके, सो इसके और हम एग्जांपल्स को समझते हैं ताकि नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सके। तो यहाँ पर ये कोर्ट का एग्जांपल है नल हाइपोथेसिस के लिए। सो इन कोर्ट स्टेटस क्यू यानी नल हाइपोथेसिस, उसकी एजम्पशन क्या होती है कि द डिफेंडेंट इज़ इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। तो आप जो डिफेंडेंट होता है वो मोस्टली क्या करता है, क्राई करता है, मासूम शक्ल बनाता है कि मैंने क्राइम नहीं किया। तो जो वहाँ पर दूसरे लोग बैठे होते हैं वो क्या कहते हैं, कौन सी स्टेटमेंट देते हैं कि अरे ये जो डिफेंडेंट है ये बहुत इनोसेंट है, बहुत मासूम है। ठीक है, इस तरह की वो क्या देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, हाइपोथेसिस। इसको हम नल हाइपोथेसिस बोलते हैं, यानी उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ कि आइदर वो डिफेंडेंट इनोसेंट है या फिर गिल्टी है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो कौन सी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो डिफेंडेंट है वो तो इनोसेंट है। ओके, तो अब हमारे पास आ रहा है वकील साहब जो कि है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। वो कह रहा है ऐसे कैसे ये डिफेंडेंट इनोसेंट है, इसके खिलाफ मेरे पास सबूत है कि इसने ही क्राइम किया है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द प्रोसिक्यूशन इज ट्राइंग टू प्रूव दैट द डिफेंडेंट इज़ गिल्टी। यानी अगर वकील साहब के पास ऐसे सबूत है जो उस डिफेंडेंट को गिल्टी प्रेजेंट करवा रहे हैं, तो इट मीन्स जो नल हाइपोथेसिस पहले वाली थी वो अब रिजेक्ट हो गई है। ओके, वो रिजेक्ट हो गई है और हमने क्या किया है, अपनी दूसरी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट किया है जो कि हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की मदद से ली है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, वो एरर्स में हम डिस्कस करेंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई जो पार्टी है वो हाई पार्टी है, ठीक है, तो उसमें जो अगर कोई क्राइम करता है ना तो वो छुपा देते हैं अपने क्राइम को, इतने सबूत नहीं होते, असल में उसने जुर्म किया होता है, लेकिन इतने कोर्ट के पास इतने सबूत नहीं होते कि वो उसको क्रिमिनल मान सके। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो क्रिमिनल है वो इनोसेंट है, क्योंकि असल में तो उसने जुर्म किया है, लेकिन हमारे पास इतने इनफ अमाउंट में एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है कि हम उसको साबित कर सकें कि ये ही क्रिमिनल है। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो जो डिफेंडेंट है, जो क्रिमिनल है, वो असल में क्रिमिनल नहीं है, वो इनोसेंट है। इसी तरह से जो नल हाइपोथेसिस होती है ना, जब हम उसको प्रूव करते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की मदद से, तो हमारे पास अगर इतने सबूत नहीं होते, सॉरी बार बार सबूत कह रही हूँ, एविडेंस अगर हमारे पास इतने नहीं होते, तो इसका भी ये मतलब नहीं है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो ठीक है, या फिर जो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दे रहे हैं उसके लिए हमारे पास भी इतने एविडेंस नहीं है कि हम उसको भी प्रूव कर सके। तो हम क्या करते हैं उस टाइम पर, क्या बोलते हैं, फेल टू रिजेक्ट, जिसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो सच में सही है और हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बस हमारे पास इतने एविडेंस नहीं है कि उसको हम गलत बयान कर सकें। ओके, आई थिंक अब आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो स्टेटमेंट देने के बाद हम डिसीजन मेकिंग किस तरह से करेंगे, इफ़ देयर इज़ इनफ एविडेंस। जब हमारे पास इनफ एविडेंस होंगे तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे कि हाँ भाई हमारे पास इतने एविडेंस है, आपका कोई काम नहीं है यहाँ पर, आप तो रिजेक्ट हो। एंड हम कंक्लूड करते हैं कि डिफेंडेंट इज़ गिल्टी,
If there is not enough evidence, we fail to reject the null hypothesis, meaning we keep the assumption that the defendant is innocent. ठीक है, हम वही assumption रखते हैं कि जो defendant है वो innocent है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो सच में innocent है, वो इसीलिए क्योंकि हमारे पास enough evidence नहीं है. उसके बाद second example है research question का, जिसमें हम डज अ न्यू ड्रग, जो न्यू पेन किलर है वो क्या पेन को रिड्यूस कर रही है बेटर देन द स्टैंडर्ड वन. तो इसमें हम नल हाइपोथेसिस दे रहे हैं कि जो न्यू पेन किलर है ना, उसका कोई डिफरेंस नहीं है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड ड्रग. तो ये हमने नल हाइपोथेसिस दी है कि नथिंग चेंजेस, ऑल ड्रग वर्क जस्ट द सेम. जैसे ओल्ड ड्रग काम कर रही थी वैसे ही ये न्यू जो पेन किलर है वो भी वैसे ही काम कर रही है. फिर हम क्या करें, फिर हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस करेंगे, जिसमें हम ये फाइंड आउट करेंगे कि आइदर यानी हम अपने एविडेंस लेकर आएंगे, या तो उसको रिजेक्ट करेंगे या फिर उसको हम फेल टू रिजेक्ट करेंगे. तो यहाँ पर हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कौन सी स्टेटमेंट दी है, द न्यू पेन किलर रिड्यूस पेन मोर इफेक्टिवली देन द स्टैंडर्ड ड्रग. और ये हमने एविडेंस के बेस्ड पर ही कंक्लूजन निकाला है. सो डिसीजन मेकिंग की अगर बात करें तो इफ़ क्लिनिकल ट्रायल डेटा शो अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन पेन. अब जो क्लिनिकल ट्रायल डेटा है वो हमें दिखा रही है कि देयर इज़ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन पेन. ठीक है, पेन जो है ना वो रिड्यूस हो रहा है इस ड्रग की वजह से. तो हम क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट 1 थी यानी जो नल हाइपोथेसिस थी उसको हम रिजेक्ट करेंगे और ये कंक्लूड करेंगे दैट द न्यू ड्रग इज़ बेटर. और अगर हमारे पास जो डेटा है वो इतनी मीनिंगफुल डिफरेंस नहीं शो कर रही तो हम जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करने में फेल हो जाएंगे एंड स्टिक विद द बिलीव दैट बोथ ड्रग्स आर सिमिलर. ओके, उसके बाद कुछ और टर्म्स है, यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के टाइप्स. तो इसमें भी दो टाइप्स आ जाते हैं, एक है वन टेल्ड और दूसरा है टू टेल्ड. वन टेल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसको हम डायरेक्शनल भी बोलते हैं. अब इसमें जो टेस्ट होती है ना वो डिफरेंस बताती है इन वन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओनली. ठीक है, वन टेल्ड मीन्स वन डायरेक्शन. इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि सिर्फ स्पेसिफिक एक डायरेक्शन में ही जो वन टेल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो डिफरेंस बता सकती है. सो यू प्रिडिक्ट ग्रेटर देन और लेस देन, नॉट बोथ. हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ग्रेटर देन और लेस देन. हम कोई एक ही प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि या तो ये ग्रेटर देन इसका इफेक्ट होगा या तो इसका इफेक्ट लेस देन होगा. सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, दोनों को इंक्लूड नहीं करना. तो इसको हम बोलते हैं वन टेल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. इसका एग्जांपल देखें तो अगेन रिसर्च का क्वेश्चन का एग्जांपल है इसका, डज अ न्यू ड्रग लोअर ब्लड प्रेशर कंपेयर टू द ओल्ड वन. तो अगेन जो नल हाइपोथेसिस है उसमें तो हम यही स्टेटमेंट देंगे कि देयर इज़ नो इफेक्ट और नो डिफरेंस. तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहाँ पर हम वन टेल्ड करेंगे. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, लोअर ब्लड प्रेशर. ठीक है, ग्रेटर नहीं है, लोअर है. तो लोअर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, यानी वो डिक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसको हम वन टेल्ड कहेंगे. सो द न्यू ड्रग रिड्यूस ब्लड प्रेशर मोर देन द ओल्ड वन. इस तरह से हम उसको स्टेटमेंट देंगे इन वन टेल्ड और डायरेक्शनल. सो यहाँ पर ये नीचे पॉइंट लिखी है, हियर यू ओनली चेकिंग इफ़ इट्स बेटर नॉट वर्स. एक ही जगह पर हाँ आप दो स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि ये बेटर भी हो सकती है वर्स भी हो सकती है, या तो वो बेटर है या तो वो वर्स है. ओके, देन सेकंड है टू टेल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको हम नॉन डायरेक्शनल भी बोलते हैं. इसमें हम टेस्ट करते हैं डिफरेंसेस इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में डिफरेंस मिल रहा है या नहीं. तो इसको टेस्ट करने के लिए हम टू टेल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का यूज़ करते हैं. सो इसमें हम किस तरह से प्रिडिक्शन करते हैं कि देयर इज़ अ डिफरेंस बट नॉट द डायरेक्शन. इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि डिक्रीज़ और इंक्रीज़, लेस देन और ग्रेटर देन. इसमें हम सिर्फ ये एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे, डिफरेंस. ओके, सो इसका एग्जांपल देखें, डज अ न्यू ड्रग हैव अ डिफरेंट इफेक्ट ऑन द ब्लड प्रेशर कंपेयर टू द ओल्ड वन. तो अगेन नल हाइपोथेसिस है, देयर इज़ नो इफेक्ट. और टू टेल्ड में हम क्या कहेंगे, द न्यू ड्रग हैज़ अ डिफरेंट इफेक्ट, इट कुड बी हायर और इट कुड बी लोअर. सो हेयर यू आर ओपन टू बोथ पॉसिबिलिटी, यानी दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हो सकती है और आप दोनों पॉसिबिलिटीज़ के लिए ओपन है. सो द ड्रग कुड बी बेटर और वर्स. तो इसको हम बोलते हैं टू टेल्ड और नॉन डायरेक्शनल, जिसमें हम दोनों पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एरर्स को.
क्योंकि जब हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो उस दौरान हमसे मिस्टेक भी हो जाती है, क्योंकि कभी कभी हमारे जो एविडेंस होते हैं ना उनकी वजह से भी हम जो है ना अपनी हाइपोथेसिस जब टेस्ट करते हैं तो उसमें मिस्टेक कर देते हैं, एरर कर देते हैं। तो हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग में 2 एरर्स आती हैं जिसको हम टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर बोलते हैं। टाइप 1 एरर इसको हम फॉल्स पॉजिटिव भी बोलते हैं या फिर अल्फ़ा एरर भी बोलते हैं। अब टाइप 1 एरर में क्या करते हैं, हम रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को व्हेन इट इज़ एक्चुअली ट्रू। अब जो नल हाइपोथेसिस है मोस्टली वो क्या कहती है कि देयर इज़ नो इफेक्ट, देयर इज़ नो डिफरेंस, इस तरह की वो स्टेटमेंट देती है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में उसको प्रूव करते हैं कि आइदर ये सही है या नहीं है, आइदर इसको हमने रिजेक्ट करना है या फिर फेल टू रिजेक्ट है। तो अगर जो नल हाइपोथेसिस है वो सच में ट्रू है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो इट मीन्स हम कौन सी एरर कर रहे हैं, इस टाइप 1 एरर और फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, वो है तो पॉजिटिव लेकिन क्या है, फॉल्स। इसको हम आगे समझते हैं। यू कंक्लूड देयर इज़ एन इफेक्ट व्हेन इन रियलिटी देयर इज़ नो इफेक्ट। आप कंक्लूजन किस तरह से बनाते हैं कि किसी चीज़ का कोई इफेक्ट है लेकिन असल में उसका इफेक्ट नहीं है, तो आप पॉजिटिवली उसको लेके जा रहे हैं ना, लेकिन वो क्या है, पॉजिटिव तो है लेकिन वो फॉल्स है, फॉल्स पॉजिटिव। जैसे कि फॉल्स अलार्म भी हम इसको कह सकते हैं। फॉल्स अलार्म यानी फायर अलार्म है, ठीक है, वो तभी बजता है जब फायर जो है ना वो लग जाती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कोई मजाक में या फिर प्रैंक करने के लिए क्या करता है, फायर नहीं होती, वो क्या करता है, अलार्म का जो बटन है वो ऑन कर देता है। तो ये क्या है, फॉल्स अलार्म, फायर नहीं है लेकिन फायर के लिए जो अलार्म है वो बज रहा है। तो यहाँ पर भी सेम ही कंडीशन है कि हम इस तरह से कंक्लूड करते हैं कि देयर इज़ इफेक्ट बट असल में कोई इफेक्ट नहीं है। एग्जाम्पल इन कोर्ट, पनिशिंग एन इनोसेंट पर्सन, जो इनोसेंट पर्सन है उसको हम पनिश कर रहे हैं लेकिन असल में वो जो इनोसेंट पर्सन था वो असल में इनोसेंट था। ठीक है, फिर हम इसको पनिश कर रहे हैं एज अ क्रिमिनल। इन नर्सिंग, सेइंग अ न्यू ड्रग वर्क बेटर व्हेन एक्चुअली इट डजंट। नर्सिंग में हमारे पास एग्जांपल है, हम कौन सी स्टेटमेंट देते हैं, कौन सी एरर करते हैं कि जो ड्रग है ना, न्यू ड्रग, वो बेटर काम कर रही है लेकिन सच में वो बेटर काम नहीं कर रही। तो ये क्या है, ये फॉल्स पॉजिटिव अल्फ़ा एरर है जिसको हम टाइप 1 एरर बोलते हैं। टाइप 2 एरर जिसको हम फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं, ये इसके ऑपोजिट है, इसको हम बीटा एरर भी बोलते हैं। सो इसमें फेल टू रिजेक्ट एच नॉट और नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ एक्चुअली फॉल्स। अब यहाँ पर जो नल हाइपोथेसिस होती है ना वो सच में फॉल्स होती है लेकिन हम उसको ट्रू करते हैं। ठीक है, सच में वो फॉल्स होती है लेकिन फिर भी हम उसको रिजेक्ट नहीं कर पाते, तो उसको हम बोलते हैं टाइप 2 एरर। सो यू कंक्लूड देयर इज़ नो इफेक्ट, हम क्या बोलते हैं कि इसका कोई यहाँ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा लेकिन सच में रियलिटी में वहाँ पर इफ़ेक्ट होता है। सो एन एग्जाम्पल, कोर्ट का सेम ही एग्जाम्पल ले रही हूँ, फ्रीइंग अ गिल्टी पर्सन। जो गिल्टी पर्सन है जिसने क्राइम किया है उसको हम इनोसेंट मानकर फ्री कर रहे हैं, असल में तो वो क्रिमिनल है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम मिस्टेक कर रहे हैं, एरर कर रहे हैं, उसको हम फ्री कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसको हम जेल से छोड़ रहे हैं। ओके, तो ये भी इसका एक एग्जांपल है। नर्सिंग में देखें, सो सेइंग द ड्रग डजंट वर्क व्हेन एक्चुअली इट डज। ठीक है, फॉल्स और नेगेटिव हम देख रहे हैं, एक तो फॉल्स है ही, फॉल्स यानी एरर तो है लेकिन वो भी नेगेटिव में। नेगेटिव में हम क्या बोल रहे हैं कि जो ड्रग है वो काम ही नहीं कर रही लेकिन असल में वो काम कर रही है। तो इस टाइप की एरर को हम टाइप 2 एरर बोलते हैं जिसमें हम फॉल्स जो चीज़ें हैं, फॉल्स जो स्टेटमेंट है उसको रिजेक्ट नहीं कर पाते और उसको सच मानते हैं, तो उसको हम टाइप 2 एरर बोलते हैं। सो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ एरर। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस लेवल एंड पी वैल्यू, क्योंकि ये आगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टेप्स में हमें काम आएगी। सो सिग्निफिकेंस लेवल जिसको हम ए यानी अल्फ़ा से शो करते हैं, ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है ऑफ मेकिंग अ टाइप 1 एरर। ठीक है, टाइप 1 एरर के मेक करने की या फिर टाइप 1 एरर बनाने की प्रोबेबिलिटी है जो हम पहले से ही सेट करते हैं। ठीक है, रिजेक्टिंग एच नॉट और नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू।
सो हम यहाँ पर पहले से ही वैल्यू जो है वो सेट करके रखते हैं कि हम ना रिस्क लेते हैं कि 0.05 और 5% या फिर 1% तक हम रिस्क ले सकते हैं कि हम जो है ना वो एरर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम रिस्क नहीं लेंगे एरर का। हम जो रिस्क ले रहे हैं वो 5% ही ले रहे हैं ओनली। तो जो पहले से हम वैल्यू सेट करके जाते हैं टाइप 1 एरर के लिए, तो उसको हम सिग्निफिकेंस लेवल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, सिग्निफिकेंस लेवल इज 0.05 मीन्स वी आर विलिंग टू एक्सेप्ट अ 5% चांस ऑफ बीइंग रॉन्ग इफ़ वी रिजेक्ट एच नॉट। अगर हम एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं जो कि सच में ट्रू है, तो उसके लिए हम पहले से ही विलिंग है कि हम 5% चांस जो है ना वो ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मोस्टली यूजुअली जो इसकी सेट लिमिट होती है वो 0.05 ही होती है या फिर 0.01। और अगर 0.05 से वैल्यू ज़्यादा मिल रहा है आपके पास, तो फिर आप क्या करेंगे, उसको फेल टू रिजेक्ट करेंगे और उस एरर को क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, यानी टाइप 1 एरर बना देंगे। देन है पी वैल्यू। पी वैल्यू क्या है, एक्चुअली ये एक्चुअल प्रोबेबिलिटी है गेटिंग द ऑब्जर्व रिजल्ट और मोर एक्सट्रीम इफ़ द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। इसमें हम एक्चुअल प्रोबेबिलिटी गेट करते हैं पी वैल्यू में, ठीक है। तो इसमें हम कंपैरिजन रूल लगाते हैं कि अगर पी वैल्यू वो लेस देन या फिर इक्वल है सिग्निफिकेंस वैल्यू के, तो हम रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट को, क्योंकि जो एविडेंस है वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, H1 यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। तो इसीलिए हम नल हाइपोथेसिस यानी एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आया है वो क्या है, लेस देन है या फिर इक्वल है, तभी हम रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही 0.05 का रिस्क ले लिया है। तो 0.05 से अगर आपके पास पी का वैल्यू कम आ रहा है तो फिर ही हम रिजेक्ट करेंगे एच नॉट को। अगर इससे ज़्यादा वैल्यू आ रहा है 0.05 से, तो इतनी ज़्यादा हम रिस्क नहीं ले सकते, फिर तो हमें उसको एच नॉट को एक्सेप्ट करना ही करना है। ओके, इस तरह से हम इसको करेंगे। सेकंड है इफ़ पी इज़ ग्रेटर देन ए। पी वैल्यू सिग्निफिकेंस लेवल से अगर ग्रेटर है, तो हम फिर जो नल हाइपोथेसिस है उसको उसको जो रिजेक्ट है ना नहीं कर पाएंगे, फेल टू रिजेक्ट हम बोलेंगे उसको, क्योंकि जो एविडेंस है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि H1 को सपोर्ट कर सके। तो जब H1 सपोर्ट नहीं हो पाएगी तो हम एच नॉट को ही एक्सेप्ट करेंगे। ओके, सो टेस्टिंग न्यू ड्रग जिसकी पी वैल्यू है 0.03 और सिग्निफिकेंस लेवल हमने सेट कर ली है 0.05। अब जो 0.03 है वो 0.05 से कम है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे और कंक्लूजन बना देंगे कि ड्रग वर्क बेटर। अब ये आगे जो है ना, हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में स्टेप बाय स्टेप ये वैल्यू निकालना सीखेंगे, तब आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ ये पता हो कि पी वैल्यू क्या है, ये एक्चुअल प्रोबेबिलिटी है कि हम कौन सी चीज़ जो है ना वो रिजल्ट में हमें मिलेगी। और इसमें हम कंपैरिजन रूल करते हैं कि अगर पी वैल्यू सिग्निफिकेंस लेवल से लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा तो हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। अगर ज़्यादा होगा सिग्निफिकेंस लेवल से, तो उस कंडीशन में हम एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे। ओके, बस यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। सो सिग्निफिकेंस लेवल और पी वैल्यू को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो सिग्निफिकेंस लेवल में आप ऐसा सोचें कि एक जो ए है, ए यानी सिग्निफिकेंस लेवल, वो कट ऑफ लाइन है जो कि हम टेस्ट करने से पहले ही डिसाइड कर देते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन 0.05 जिसको हम 5% कहते हैं वो है। तो हम ये कट ऑफ लाइन जो है पहले ही टेस्ट करने से डिसाइड कर लेते हैं। मीनिंग आई विल ओनली रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। मैं नल हाइपोथेसिस तभी रिजेक्ट करूँगा जब जो मेरा रिजल्ट है वो एक्सीडेंटली बन रहा है, हैपन हो रहा है, वो लेस देन है 5% से, ठीक है, तभी मैं रिजेक्ट करूँगा। एक्सीडेंटली अगर मेरा जो भी रिज़ल्ट है वो 5% से कम मिल रहा है, उस कंडीशन में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करूँगा। अदरवाइज़ मैं उसको रिजेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास इतने एविडेंस ही नहीं है कि मैं उसको रिजेक्ट करूँ, और मैं 5% तक ही रिस्क ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। और पी वैल्यू क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है ऑफ सीइंग यूअर रिजल्ट।
और मोर एक्सट्रीम वंस इफ़ द नल हाइपोथेसिस वाज ट्रू। ठीक है, इसमें जो है ना नल हाइपोथेसिस को ट्रू ही मानते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर पी वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगी तो हम आफ्टर ऑल नल हाइपोथेसिस को ही मानेंगे। सो थिंक क्यों पूरा जो मुद्दा है ना कंसेप्ट वो नल हाइपोथेसिस को प्रूव करना है। तो आइदर हम उसको प्रूव कर रहे हैं, कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, यही पूरा कंसेप्ट है। थिंकिंग ऑफ इट इज हाउ सरप्राइजिंग आर माई रिजल्ट इफ द नल हाइपोथेसिस इज करेक्ट। ओके, क्वांटास डिसीजन मेकिंग देखें तो अगेन ये सेम ही है। अगर पी का वैल्यू जो है वो लेस देन है या फिर इक्वल है तो हम रिजेक्ट कर देंगे, और अगर ज़्यादा है तो फेल टू रिजेक्ट, इट मीन्स नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ इफेक्ट। उसके बाद हमारे पास क्वांटास का एग्जाम्पल है। एच नॉट में हम कहेंगे कि जो कॉइन है ना वो फेयर है, क्योंकि आप 10 टाइम्स फ्लिप कर रहे हैं जिसमें 9 टाइम्स हेड आ रहे हैं, तो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कॉइन इज़ फेयर। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है, पी वैल्यू है ऑफ दिस हैपनिंग इफ़ द कॉइन वर रियली फेयर इज़ 0.01। ओके, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.01 है। कंपेयर करेंगे इसको अगर हम 0.05 से, तो 0.01 0.05 से लेस है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे और कहेंगे कि जो कॉइन है वो प्रोबेबली नॉट फेयर, वो फेयर नहीं है। 9 टाइम्स वो हेड कैसे आ सकता है? जब आपने 10 टाइम फ्लिप किया है तो 9 टाइम ये हेड कैसे आ सकता है? सेकंड एग्जांपल देखें, वही न्यू ड्रग का। न्यू ड्रग हैज़ नो इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर आफ्टर रिसर्च। हमें पी वैल्यू मिल रहा है 0.03, जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं सिग्निफिकेंस लेवल से, विच इज़ 0.05। तो अगेन 0.03 0.05 से लेस देन है, तो इस कंडीशन में भी हम जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करेंगे और अपनी स्टेटमेंट देंगे कि द ड्रग रियली लोअर्स द ब्लड प्रेशर। एग्जाम्पल 3 है हमारे पास डेली लाइफ का, स्टडिंग विथ म्यूज़िक, म्यूज़िक के साथ स्टडी करना। तो इसमें जो नल हाइपोथेसिस है वो ये स्टेटमेंट दे रही है, म्यूज़िक हैज़ नो इफेक्ट ऑन स्टडी स्कोर्स। म्यूज़िक का जो है ना कोई इफेक्ट नहीं है स्टडी स्कोर्स में। तो ए स्टडी फाइंड पी वैल्यू 0.12। तो इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, 0.05 से 0.12 ग्रेटर है, तो इसमें जो है हम एच नॉट को रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि म्यूज़िक का सच में कोई ताल्लुक या फिर इफ़ेक्ट नहीं होता हमारे स्कोर से। सो हमारे पास इतने इनफ एविडेंस नहीं है कि म्यूज़िक प्रोबेबली डजेंट अफेक्ट द स्कोर्स। ओके, नाउ आई थिंक इट इज़ क्लियर। उसके बाद है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसके स्टेप्स। सो आई थिंक वीडियो लॉन्ग हो गई है, तो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसको स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये सारे स्टेप्स हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कि हम किस तरह से कंक्लूजन बना सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।